किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश चुनाव का निर्णायक नहीं है, ये बात तय हो गई है आज। लेकिन उसकी भूमिका नहीं रही, ये बात तय नहीं हुई है। मैं समझता हूं जब तक किसान आंदोलन नहीं हुआ था तब तक उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष था ही नहीं। अगर 6 महीना पहले चुनाव हो जाते, 1 साल पहले, तो आपको विपक्ष दिखाई कहीं नहीं देता। विपक्ष में जान आई किसान आंदोलन की वजह से। खरं तर योगेंद्र यादव यांच्याकडे आज येणं हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं ठरतं, कारण ते स्वतः स्वराज अभियानचे संस्थापक सदस्य आहेत। याच्याशिवाय शेतकरी आंदोलनामध्ये त्यांनी खूप विशेष सहभाग नोंदवलेला आहे आणि ज्या केजरीवाल यांना आज पंजाबमध्ये यश मिळतंय तर त्यांचे ते जुने सहकारी देखील आहेत आणि याच सगळ्या अँगलने आपण आज त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तो आप आज हम 2 एंगल से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप तो राजनीतिक मराठी समझ लेता। ओके सर, यूपी में आपने अपील की थी कि किसानों से एक संयुक्त किसान मोर्चा ने निवेदन निकाला था कि बीजेपी को सजा दो, किसान विरोधी बीजेपी को सजा दो। क्या हुआ इस अपील का? मैं समझता हूं कि असर हुआ होगा। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील थी कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दो। ये अपील लेके हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए, किसान संगठन गांव-गांव में गए और मैं समझता हूं कि इससे असर हुआ होगा। हाँ, इससे परिणाम बदला नहीं। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश चुनाव का निर्णायक नहीं है, ये बात तय हो गई है आज। लेकिन उसकी भूमिका नहीं रही, ये बात तय नहीं हुई है। मैं समझता हूं जब तक किसान आंदोलन नहीं हुआ था तब तक उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष था ही नहीं। अगर 6 महीना पहले चुनाव हो जाते, 1 साल पहले, तो आपको विपक्ष दिखाई कहीं नहीं देता। विपक्ष में जान आई किसान आंदोलन की वजह से। विपक्ष खड़ा हो सका, चुनाव लड़ सका। मैं समझता हूं किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है उसमें किसान आंदोलन की भूमिका थी। एक उदाहरण से मैं बता देता हूं इस चीज़ को। देखिए, किसान आंदोलन की भूमिका जमीन तैयार करने की थी। फसल बोना और काटना हमारा काम नहीं, वो पार्टियों का था। या क्रिकेट की बात कहूं तो हमारा काम पिच प्रिपेयर करना था और उस पर रोलर चलाना था, जमीन तैयार करना। पिच तो हमने तैयार की और हमने हैवी रोलर भी दिया कि भाई स्पिन सीमर को फायदा मिल सके। बॉलिंग करना हमारा काम नहीं था, वो तो अखिलेश यादव को करनी थी। लेकिन सर, क्या इस जीत से, भाजपा की जीत से आंदोलन के मनोबल पर असर होगा? क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ आप लड़ रहे थे या जिनके नीतियों के खिलाफ आप लड़ रहे थे, अगर जनता उनको फिर से सत्ता में ला रही है तो इसका क्या परिणाम देखते हैं? हमारी चुनौती बढ़ती है। किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। किसान आंदोलन अपने मध्य में है और अभी एमएसपी के सवाल पर हमें आंदोलन करना है। इस आज के परिणाम से स्पष्ट है कि हमारा काम कहीं ज़्यादा बड़ा है, हमारी चुनौती कहीं ज़्यादा बड़ी है। समस्त किसानों को एक राजनीतिक आवाज़ देने का जो मिशन हमारा है वो अभी शुरू हुआ है, असफल नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बहुत और काम करना बाकी है। जिस वेस्टर्न यूपी में बात कही जा रही थी कि यहाँ बहुत असर दिखेगा, ये ऐसा बेल्ट है कि जहाँ पे गन्ना किसान बहुत है, तो वहाँ के आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे भी असर नहीं हुआ? अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी में भी आगे है। लेकिन उसको पिछली बार की तुलना में नुकसान हुआ है। पहले फेज़ के अंदर अभी तक मैंने जो लेटेस्ट देखा था, बीजेपी को कोई 11-12 सीटों का नुकसान हुआ है पहले फेज़ में। और मैं फिर कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन की यही एक सीमित भूमिका हो सकती है। पश्चिम बंगाल में हम गए, हमने कहा भाजपा हराओ, भाजपा हार गई। हम कहें हमने हरा दिया, ये तो गलत होगा। हमारा एक छोटी भूमिका थी, वहाँ बैटिंग बॉलिंग तो करनी थी ममता बनर्जी को, उन्होंने किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बोल्ड किया, हमने तो बस पिच बनाने के अंदर समझिए थोड़ा सा योगदान किया। यही हमारी भूमिका इस बार थी, लेकिन लगता है हमें इससे भी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। सर, चुनाव के लगभग 4-5 महीने पहले सरकार ने ये कानून वापस लिया। अब ये जो जीत मिली है उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोई रवैया बदल सकता है या कुछ? मेरी समझ है कि अब भी और आगे भी किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि उन 3 कानूनों को वापस लेके आए। लेकिन खतरा ये है कि पिछले दरवाजे से लेके आएंगे, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल के साथ किया था। केंद्र से तो खारिज हो गया, वापस ले लिया। राज्य सरकारों के जरिए उसको चुपचाप से वापस लिया गया था। अनेक राज्यों में एपीएमसी के तो कानून हैं, उन कानूनों में अमेंडमेंट हो सकता है। और देश के 12-13 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी जारी है, वहाँ चेंज हो सकता है। तो पिछले दरवाजे से आने की गुंजाइश है, खतरा है, और उसके लिए हमें आगाह रहना पड़ेगा। सर,
आज एक और एंगल से हम आपसे बात करना चाहते हैं। केजरीवाल जो आपके मतलब जिस प्रभा से आप जुड़े थे वो पुराने साथी रहे हैं आपके, आज उनको एक बड़ी जीत मिलती दिख रही है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली से हटकर और एक राज्य उनके पास आ रहा है, दिल्ली हाफ स्टेट है, एक फुल स्टेट उनके पास आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है। जितना जीत का जो परिमाण है देखें, और लगभग कोई 90-95 सीट के करीब ले पा रहे हैं, बहुत अभूतपूर्व जीत है। मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। आज की जीत से हमारी वो मान्यता फिर प्रबल होती है कि इस देश को विकल्प की जरूरत है। क्या आम आदमी पार्टी वास्तव में वो विकल्प बन पाएगा जिसकी इस देश को जरूरत है? ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। दिल्ली में अब तक बात ये थी कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत दखल देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा तंग करती है। यहाँ कोई बहाना नहीं। अब एक स्पष्ट मैंडेट है और स्पष्ट राज्य है, और उसमें स्पष्ट रूप से अपना मॉडल दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने 3-4 चुनौतियां हैं जिसको उसे पार करना पड़ेगा। पहला, दिल्ली दरबार। पंजाब की राजनीति सदैव दिल्ली दरबार के विरोध की राजनीति रही है। क्या वहां अगर दिल्ली से चलाने की कोशिश हुई पंजाब को, पंजाब उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को बदल पाएगी? दूसरी चुनौती है, दिल्ली में बहुत पैसा था, पंजाब में पैसा नहीं है, कर्ज है। क्या ऐसी स्थिति में इकोनॉमी को वो मैनेज कर पाएंगे? तीसरी चुनौती है, यहाँ देश के अल्पसंख्यक समाज ने, सिखों ने इतना विश्वास दिया है। क्या आम आदमी पार्टी, जो कि बीजेपी की राह पे चलने की कोशिश कर रही है, ऐसे में देश के अल्पसंख्यक समाज को ये विश्वास दे पाएगी कि हम इस देश के सेकुलरिज्म की रक्षा करेंगे? और सवाल ये भी है कि दिल्ली में शराब को, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में नशे की समस्या को ख़त्म कर पाएगी? ये सब चुनौतियां हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं कर पाएंगे, वो कोशिश करें कर पाएंगे, लेकिन उन्हें अपने आप को काफ़ी कुछ बदलना होगा। चुनाव के आखिरी दौर में केजरीवाल पे बहुत संगीन आरोप हुए, उनको प्रो खालिस्तानी आतंकवादी ठहराने की कोशिश हुई। क्या इसका जवाब भी जनता ने दिया है? मैंने उस वक्त भी कहा था, केजरीवाल के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि वो भरोसे लायक आदमी नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन आतंकवादी वगैरह कहना बिल्कुल फिजूल बातें थीं, और पंजाब की जनता ने ऐसी फिजूल बातों पे विश्वास नहीं किया। यूं भी चुनाव से 72 घंटे पहले किसी नेता के बारे में कुछ नया सनसनीखेज खुलासा करने की जो राजनीति है, ये सस्ती राजनीति है। पंजाब की जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। नेशनल सिनारियो पे भी क्या आप देखते हैं कि आज तक हमारी जो राजनीति बाइपोलर रही है, क्या उसमें और एक कौन जुड़ रहा है आपके आने से? निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में गुजरात में खास तौर पे, और शायद कर्नाटका के चुनाव में भी, आम आदमी पार्टी अब एक नया विकल्प बनने की कोशिश करेगी, और हर एक को अधिकार है बनने का। मेरी चिंता जो है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी चैलेंज करे, 6-8 महीने में आम आदमी पार्टी गुजरात की नंबर 1 की पार्टी बन जाए, ये तो कोई चमत्कार ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद जीत ना पाए और कांग्रेस को जीतने से रोक दें, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए। ये एक खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही ये चाहेगी कि ऐसा हो जाए। अच्छा सर, आम आदमी के तहत मतलब उनके नज़रिए से हम समझना चाहते हैं कि क्या कारण है कि इतने कम समय में एक पार्टी को एक दूसरे प्रदेश की जनता अपना रही है? आपने मतलब नज़दीक से देखा है इस पार्टी का पूरा काम, क्या कारण है? मैं समझता हूँ पंजाब के केस में सबसे बड़ा कारण है वहाँ की पूरी पार्टियों पे लोगों का घोर अविश्वास। कांग्रेस ने हद दर्जे की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चलाई थी। उससे पहले बादलों ने भ्रष्टाचार की, अकाली दल ने भ्रष्टाचार की सारी सीमा लांघ दी थी, और एक औसत पंजाबी को लगता था नाक बंद करके, बाप रे बाप, ऐसे लोग हैं राजनीति में। इसलिए उन्हें जो विकल्प तीसरा दिखाई दिया बाहर से नया, वो उन्होंने पंजाब में जफ्फी मारना बोलते हैं ना, एकदम गले लगा के पंजाबियों ने उसको स्वीकार कर लिया। मेरी निगाह में आम आदमी पार्टी ने कोई शानदार चीज़ पंजाब में 5 साल में की हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 5 साल में आम आदमी पार्टी के पास 20 एमएलए थे, वो तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सके, उनके आधे से एमएलए छोड़ के उनको भाग गए। पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर या बाहर विपक्ष की भूमिका निभाई हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं तो एक ही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि लोग इतना परेशान थे इन स्थापित पार्टियों से कि वो एक विकल्प चाहते थे।
आम आदमी पार्टी को बधाई कि उनको विकल्प होने का मौका मिला। अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो वास्तव में वो विकल्प हैं जिसकी उम्मीद और आशा पंजाब के लोगों ने की है। सर, लखीमपुर खीरी के मामले में एक टिकर मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि लखीमपुर खीरी की जो सीटें हैं वहाँ पे सारी सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। अब मुझे कोई खास हैरानी नहीं है इस बात से। देखिए, जहाँ जैसे मंदसौर के अंदर फायरिंग हुई थी, फायरिंग के बाद भी बीजेपी वहाँ जीती थी, क्योंकि एक स्थानीय इलाके का जो समीकरण है वो बहुत अलग होता है। जैसा आप जानते हैं, लखीमपुर खीरी के अंदर जो सारा खेल था वो ये था कि वहाँ के जो प्रोटेस्टर थे वो मुख्यतः सिख समुदाय से थे, और सिख समुदाय वहाँ आबादी का 2% है केवल। और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की राजनीति ये थी, और टेनी जी को बर्खास्त न किया गया, उसकी मुख्य वजह ये थी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का वोट है, और उस तरह की वोट बैंक की राजनीति। तो स्थानीय स्तर पे वो हुआ, उससे मुझे बहुत हैरानी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी निराशा जरूर है कि ये सब करके भी आप इस देश में नेता बने रह सकते हैं, चुनाव भी जीत सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ये सबक देती कि भाई किसानों पे गाड़ी चढ़ाता है तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा राजनीतिक कैरियर खत्म, तो फिर अगली बार महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी, असम में भी कोई नेता ऐसा करने से पहले 4 बार सोचता कि बाप रे कैरियर खत्म। क्योंकि नेता को एक ही बात समझ आती है, पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा अगर ये करोगे तो। अगर ऐसा संदेश लखीमपुर खीरी से आता तो बहुत शानदार था, लेकिन मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी वहाँ से आने की। एक आखिरी सवाल, पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, यहाँ पे यूपी में मंडल 2.0 की बात हो रही थी, तो ये इस पारंपरिक जो राजनीति है, क्या इससे हटकर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको? कैसे आप देख रहे हैं इसको? पंजाब में कांग्रेस ने दलित पॉलिटिक्स की नहीं, आपसी फैक्शन फाइट के अंदर जो संयोग से हो गया उसके बाद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। अगर करनी होती तो 1.5 साल पहले ना करते। ये तो इनकी अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की लड़ाई में, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपना मन बना नहीं पाए, इसलिए एक तीसरे बंदे को लगा दिया, और बैठाने के बाद देखा अच्छा ये दलित है, चलो इससे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, चलो इसको ये कार्ड खेल दो। ये कोई तरीका नहीं है राजनीति करने का। देखिए, आज जो हुआ है, कांग्रेस ना इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठा सकती है, ना एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठा सकती है। बीजेपी को 4 जगह राज था, कांग्रेस वहाँ तो, और बीजेपी ने कोई खास अच्छी सरकार चलाई नहीं, ना गोवा में कोई अच्छी सरकार चलाई, ना उत्तर प्रदेश में चलाई। निकम्मी सरकार कांग्रेस की भी थी और निकम्मी सरकार बीजेपी की थी, लेकिन बीजेपी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठा सकी, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का भी नहीं और इनकम्बेंसी का भी नहीं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत नए सिरे से सोचना होगा। पिछले साल जब 2019 में जब चुनाव परिणाम आया तो मैंने कहा था कांग्रेस मस्ट डाई, मर जाए ऐसी कांग्रेस जो कि बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको आज जबकि कांग्रेस बिल्कुल उस दिशा में जाती दिखाई देती है, तो मैं दरअसल दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस स्पेस मस्ट बी रिवाइव्ड। कांग्रेस नामक एक जगह है इस देश में जो कभी कांग्रेस पार्टी ऑक्यूपाई कर लेती है, कभी जनता पार्टी ऑक्यूपाई करती थी, कभी कोई और पार्टी कर लेती है। वो स्पेस इस देश के आज़ादी के आंदोलन से निकला हुआ स्पेस है, वो कोई किसी एक परिवार की बपौती नहीं है। उस स्पेस को बचाना आज बेहद ज़रूरी है अगर इस गणतंत्र और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। और आज वो स्पेस तो छोटा नहीं हुआ, उस स्पेस का ऑक्यूपेंट कौन है ये पता नहीं लग रहा। उस स्पेस को बचाना, मजबूत करना बेहद जरूरी है। आप इस कांग्रेस के स्पेस में है? जो कोई भी इस देश के गणतंत्र को बचाना चाहता है, जो बाबा साहेब के संविधान को बचाना चाहता है, जो इस देश के आज़ादी आंदोलन की विरासत को बचाना चाहता है, वो सब उस स्पेस में है। इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस स्पेस में आपको गिनते हैं क्या? आम आदमी पार्टी, मुझे उनके पिछले 1-1.5 साल के काम से ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस के लिए कोशिश नहीं कर रहे। वो बीजेपी स्पेस की कोशिश, बीजेपी लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज के बाद आम आदमी पार्टी को स्पष्ट फैसला करना पड़ेगा, क्या वो बीजेपी का एक सॉफ्ट वर्जन देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उन्होंने दिल्ली में किया, या कि वो आज़ादी आंदोलन की उस धरोहर पे कायम रहना चाहते हैं। उससे तय होगा कि आम आदमी पार्टी किस दिशा में जाती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तर हे होते योगेंद्र यादव, स्वराज अभियानचे संस्थापक सदस्य, आणि शेतकरी आंदोलनाशी त्यांचा खूप जवळून संबंध आलेला आहे, आणि त्यामुळं आज त्यांच्याशी बातचीत करणं, या सगळ्या निकालाची कारणं जाणून घेणं हे आवश्यक होतं, आणि आपल्याशी बोलताना त्यांनी या सगळ्या निवडणूक निकालाचं विश्लेषण देखील केलेलं आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।